नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NST 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। सीएम ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालय का स्पष्ट निर्णय कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। कोर्ट का जो देखिए का आंदोलन का समय में ये दोनों लोगों ने आजादी का स्लोगन दिए थे और एक इसका अंदर एक ने नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने का धमकी भी दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेल नामंजूर किया। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो रायदान है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान डिजिफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समिट में उन्हें आईटी स्टार्टअप और विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी और उद्योगपतियों से मिलने का अवसर मिला। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेश के अनुकूल माहौल के कारण हर मंच पर अपनी संभावनाएं प्रस्तुत करता है और इसी वजह से राज्य देश के सबसे तेज गति से निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। पूरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान फेस्ट के इस आयोजन में मैं आज शामिल हुआ और कई प्रकार के हमारे तमाम प्रकार के आईटी और उससे जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के व्यापारी व्यवसायियों से मिलने का मौका मिला। मध्य प्रदेश अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के वहाँ की अनुकूलताओं के आधार पर हर प्लेटफॉर्म पे बात करता है। पूरे देश के कई हिस्सों में हमने अपनी विषय रखे और इसीलिए आज मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से निवेश करवाने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस मीटिंग के बाद भी कई सारे मित्र हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके माध्यम से युवा लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योगपतियों को काम धंधा मिलेगा। मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके पूरी ताकत से चलेगा। राजस्थान तो वैसे भी हमारा सहोदर भाई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सदैव। सीएम मोहन यादव ने राजस्थान डिजिफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट में शिरकत की। इस दौरान राजस्थान मध्य प्रदेश जल विवाद पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिछले 25 साल से राजस्थान के साथ झगड़ा चल रहा है कि इनको 5% पानी क्यों दें। पानी नहीं देना चाहिए, कोई बोल रहा है देना चाहिए। मोहन यादव ने कहा कि हम सरकार में आए, मैंने भजन लाल जी से बात की। भजन लाल शर्मा ने कहा कि पानी को लेकर और उद्योग आदि के लिए दिक्कत है, पानी मिल जाएगा तो राजस्थान का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों परमात्मा की दया से साझा विरासत सदियों से, लेकिन नदियों के मामले में थोड़ा मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। हमारे यहाँ नदियों का मायका है, लगभग 250 से ज्यादा नदियां हैं, लेकिन राजस्थान की थोड़ी कठिनाई है। अब ये यमुना का गंगा सागर में जा रहा, पार्वती काली सिंध इनके सबके समाहित होते हुए यमुना से वो गंगा सागर में जा रहा और जाते हुए पानी को कोई नहीं रोक पा रहा। लेकिन 25 साल से पानी का झगड़ा राजस्थान से चल रहा है। इनको 5% पानी क्यों दे, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब मैं आया सरकार में, हमने माननीय भजन लाल जी के साथ बात की। उन्होंने कहा मोहन जी अगर ये अब मदद हो जाए तो हमारे 13-14 जिले में, मध्य प्रदेश को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे तो बहुत सारे जिलों में पीने के पानी से लेकर उद्योग धंधे, भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छा हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे, 5% क्या 7% भी देना हो तो। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में स्वच्छ शहर और समृद्ध शहर प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना के तहत छोटे दुकानदारों का लोन माफ किया। इस योजना के तहत ऐसे छोटे दुकानदारों का लोन माफ किया जा चुका है जो एनपीए हो चुका है। इस ऋण की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए तक है। इसके लिए आवेदनकर्ता का हिमाचल का अस्थायी निवासी होने के साथ 10 लाख रुपए तक की आय सीमा होना अनिवार्य है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ के साथ लगते हिमाचल के क्षेत्र में नया शहर बसाने की भी बात कही है। संकल्प लिया है। 77 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं और हम एक नया शहर बद्दी के आगे जो जहाँ से चंडीगढ़ की बाउंड्री ख़त्म होती है और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शुरू होती है, वहाँ एक विश्व स्तरीय शहर बसाने की हमारी योजना है। उसके लिए हमने 3400 बीघा जगह जो है पिछली कैबिनेट ने हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम कर दी है
और जो 3700 बीघा जगह है जो सरकार की है उसको भी हम अपने नाम पर करने जा रहे हैं। और जो 10,000 बीघे का जंगल है वो जंगल ही रहेगा। उसके अलावा 3 पंचायतों की और जगह है, उसमें से कुछ पंचायतें लैंड पूलिंग। इधर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए कहा कि वे एक राजनीतिक पुरोधा थे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुशील कुमार मोदी ने हमेशा भ्रष्टाचार और जंगलराज के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई। वे हर कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और उनके सुख दुख में शामिल भी होते थे। बहुत श्री सुशील कुमार मोदी जी के जयंती, द्वितीय जयंती के अवसर पर कृष्ण मेमोरियल हॉल में और लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी राजनीतिक पुरोधा थे। सदैव भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और जंगल राज के खिलाफ भी सुशील मोदी जी ने आवाज उठाई थी। सुशील मोदी जी एक एक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे और जब भी कोई घटना घटती थी तो सबसे पहले सुशील मोदी जी वहां पहुंचते थे। सुशील मोदी जी राजनीति में रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने बालोद जिले में प्रस्तावित जम्बूरी 2026 के आयोजन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि आयोजन से जुड़े कार्य टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही शुरू कर दिए गए, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस प्रकरण में विभागीय मंत्री और संबंधित अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, इसलिए निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच बेहद जरूरी है। जो टेंडर निकाला गया था जम्बूरी 2026 के लिए, उसको लेकर के परसों भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने उनके निर्देश पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका खुलासा किया था और आज उन्हीं के निर्देश पर ईओडब्ल्यू और एसीबी में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं कि ऐसा कोई टेंडर जो होता है उसकी 2 बार रद्द किया जाता है और उसको रद्द करने के बावजूद उस निर्धारित स्थान पर काम हो जाता है। लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। परसों ये टेंडर खुलना था, परसों खुलने के बावजूद, परसों उसकी डेट होने के बावजूद परसों भी नहीं खुला जब आप और हम पत्रकार वार्ता में बैठे थे, उसके बावजूद अभी तक नहीं खुला है। पर जमीन पर काम हो चुका है। हम उसके खिलाफ जो कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र यादव, उनके खिलाफ संचालक लोक शिक्षण और यानी कि डीपीआई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने इस भव्य प्रदर्शनी की तारीफ करते हुए कहा कि इससे बुद्ध धर्म और भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी पीडीए रणनीति को गति देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी ने राजधानी लखनऊ के बाद वाराणसी में अपने पीडीए पचांग का विमोचन किया। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले अखिलेश यादव से पीडीए का फुल फॉर्म पूछ लीजिए। पीडीए का फुल फॉर्म होता क्या है? अब पीडीए का पहले फुल फॉर्म अखिलेश यादव से आप पूछ लीजिए। कभी पी का वो कुछ कर देते हैं, ए का कुछ कर देते हैं, तो पीडीए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सोमवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। इस मौके पर 75 मामले आए, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। कुछ मामलों को संबंधित विभाग में निस्तांतरण के लिए भेज दिया गया। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री नागर ने कहा कि मामलों का जल्द से जल्द निस्तांतरण किया जाएगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीबीजी रामजी बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना को लेकर कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में पीएम ने लोकसभा में मनरेगा को कांग्रेस सरकार की विफलताओं का प्रतीक बताया था और उसी समय से इस योजना का बजट घटाया जाने लगा। हुड्डा ने कहा कि वर्ष 2024 में हरियाणा में करीब 8 लाख मजदूरों ने मनरेगा के तहत 100 दिनों की काम की मांग की, लेकिन केवल 2100 मजदूरों को ही काम मिला। इससे साफ जाहिर हो रहा है पहले से ही इस योजना में कटौती की जा रही थी और अब केंद्र सरकार ने पूरी तरह से हाथ पीछे खींच लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने न सिर्फ योजना का नाम बदला है बल्कि बजट में भी कटौती की है। कि ये जब से सरकार आई है और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में 2015 में कहा था कि ये मनरेगा जो है ये कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है योजना,
ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी इस स्कीम के बारे में, और तभी से मनरेगा की स्कीम को योजनाबद्ध तरीके से उसमें कटौती की गई बजट की, उस स्कीम को कमज़ोर किया गया। जैसे मैंने कहा कि हरियाणा के अंदर एक हमने जब प्रश्न पूछा लोकसभा में वरुण जी ने कि कितने मजदूरों ने रोजगार मांगा और कितनों को मिला, तो हरियाणा में 8 लाख मजदूरों ने 100 दिन का काम मांगा, पंजीकृत हुए मनरेगा के मजदूर, जिनमें से मात्र 2100 मजदूरों को 2024 के अंदर कार्य मिला है। यानी कि हरियाणा के अंदर ये स्कीम आप समझ सकते हैं पहले ही स्कीम को कितना बड़ा इन्होंने। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार के पास लंबित करीब 12,000 करोड़ रुपए की राशि को लेकर हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने जल्द निर्णय लेने की मांग की है। संघ ने ये कहा है कि लंबे समय से ये राशि लंबित होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। इसके साथ ही संघ ने कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन आयोग से जुड़ी मांगों और अन्य लंबित मामलों को भी प्रमुखता से उठाया। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार से ये अपील की है कि कर्मचारियों के हित में इन सभी मुद्दों पर जल्द सकारात्मक फैसला लिया जाए। इसमें हमने एक बड़ा मुद्दा जो हमारा एक कर्मचारियों का जो एक भारत सरकार के पास एक बल्क में एक राशि है 12,000 करोड़ रुपए की राशि, जो एनपीएस का शेयर पहले जो जिस तरह से यहाँ पे एनपीएस की हिमाचल प्रदेश के अंदर थी, और उसका लगभग आज 12,000 करोड़ के आसपास का जो शेयर है वो एनएसडीएल जो भारत सरकार है उसको जो देख रही है, वित्त मंत्रालय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके पास फंसा है। और बार बार हम इस मुद्दे को उठाते हैं और जितने संजीदगी से इस मुद्दे को हम उठा रहे बहुत टाइम से, पर इस तरह से इसका असर जो है भारत सरकार तक इसका नजर नहीं आ रहा। पर मैं देख 12,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। धौलपुर के नवनियुक्त जिला न्यायाधीश संजीव मांगू ने पहली बार बाड़ी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एडीजे समेत विभिन्न अदालतों का निरीक्षण किया और कोर्ट परिसर की जर्जर पुरानी इमारत की स्थिति का जायजा लिया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट सत्येंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान जिला न्यायाधीश ने एसीजीएम, एमजेएम और एडीजे कोर्ट का अवलोकन कर न्यायिक अधिकारियों से चर्चा की। अधिवक्ताओं ने कोर्ट भवन की खराब हालत, दुर्घटना की आशंका और वकीलों की बैठने की अव्यवस्थित व्यवस्था से अवगत करवाया। जबलपुर में जिला परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर समझाइश की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रेलवे स्टेशन, पुराना डाकखाना चौराहे पर टेम्पो चालकों के बीच अभियान चलाया गया। टेम्पो चालकों को पंपलेट वितरित किए गए। परिवहन निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा ने चालकों से कहा कि चालक वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन जरूर करें। माघ मेला 2026 के तहत सोमवार को प्रयागराज पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो गया है। ये आयोजन प्रयागराज मेला प्राधिकरण, पचंद, स्वनाम, जूना अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत संगम में पवित्र स्नान के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में संत, महात्मा और श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला। हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज, जो हमारे बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ऐसे संत हैं जिनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। और आपने देखा होगा उन्होंने पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे जूना अखाड़ा के संत थे सभी को यहाँ बुलाया है। और आज हम जितने भी जूना अखाड़ा के संत है, बाकी सन्यासी है, सभी यहाँ से जो है परिक्रमा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हमने गंगा पूजन किया है। गंगा पूजन के उपरांत हम लोग जो है सबसे पहले किले में जाएंगे, जहाँ पे हमारा वो वृक्ष है, वहां पे जाएंगे। उसके पश्चात हमारी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जैसे ये 2025 का ही कुंभ हो, ये माघ मेला नहीं पूरा कुंभ का मेला है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अर्ध कुंभ को कुंभ का नाम दिया है। और आपने देखा होगा इस समय हमारा यहाँ का माघ मेला है जो कुंभ पूरा कुंभ का स्वरूप है। और अभी हरिद्वार में भी एक कुंभ होने हल्द्वानी से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर के रख दिया है। देर रात बीजेपी के पार्षद अमित बिष्ट पर 22 वर्षीय युवक नितिन लोहानी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और मामला अब सियासी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के विधायक सुमित हृदवेश ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। तो हम देख रही है, लगातार ही देख रहे हैं
चाहे जो सबसे बड़ा विषय इस समय पूरे उत्तराखंड को जिसने पूरा घेर रखा है, हम कह सकते हैं लोगों की संवेदनाएं, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर अगर हम कल रात तक की बात करें, जिला पंचायत चुनाव की बात करें, हिंसा ही हिंसा देखने को मिल रही है और ऐसी खुली हिंसा देखने को मिल रही है। अब बताइए, पुरोहित जी हैं, घरों में पूजा पाठ करते हैं, उनके बच्चे का क्या दोष था? 22 साल का वो बच्चा दिल्ली में जो अच्छा खासा जॉब कर रहा था, हंसता खिलता परिवार, उस पर किसकी बुरी नज़र लग गई? मैं तो वहाँ गया, उनके पिताजी जो पुरोहित जी हैं, उनकी माता जी, उनके भाइयों की हालत देखकर, उनके परिवारजनों की हालत देखकर खुद आंसू निकल रहे थे। तो ये बहुत दुख का विषय है कि ऐसी हिंसा यहाँ पे हो रही है और अवश्य लोगों को समझना पड़ेगा। हिमाचल के शिमला स्थित सचिवालय के बाहर दृष्टिबाधित बेरोजगारों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली सर्कुलर रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। प्रदर्शन के दौरान दृष्टिबाधित बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम के चलते 4 किलोमीटर से अधिक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे कामकाजी लोगों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, वे ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। भरे जाने के आदेश दिए गए थे, डेडलाइन दी गई थी और आप सभी के सामने है कि जो सरकार हिमाचल प्रदेश की जो हाईकोर्ट है, न्यायालय की बात को नहीं मानती, वो हमारे जैसे छोटे से लोगों को क्या समझती है। तो इसलिए हमें अपना जो आंदोलन है उसको उग्र भी करना पड़ेगा, तीव्र भी करना पड़ेगा और उसमें अनुशासन भी हमारे को रखना पड़ेगा। इसलिए साथियों, हमें अपने अधिकार के प्रति सभी को प्रेरित होना होगा, जागरूक होना होगा और इस लड़ाई को और उग्र और तीव्र करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक सरकार के अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं, पर अब वो टाइम आ चुका है कि सरकार को हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में नोटों से भरी टेबल और तृणमूल कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है ये वीडियो नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात से जुड़ा हुआ है, जिसमें टीएमसी नेता मोहम्मद गियासुद्दीन मंडल दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है और मामले को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इधर वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले के विरोध में सीटू ने शिमला के रामपुर में विरोध जताया है। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में मजदूरों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सीटू शिमला जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह और संयोजक दिनेश मेहता ने कहा कि 30 जनवरी 2026 को वेनेजुएला की राजधानी काराकास सहित विभिन्न राज्यों में की गई बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की कथित किडनैपिंग की भी कड़ी निंदा की है। हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा CI2 की जो हमारी केंद्रीय कमेटी है उसके आह्वान पर पूरे देश में और पूरे हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि जो भी हाल ही में 3 जनवरी को अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा वेनेजुएला पे जो बमबारी और हमला किया गया लगभग 150 विमानों के साथ, उसके विरोध में हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनके पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले गए, उसके भी हम जिला करौली के नादौती क्षेत्र में पंचायत समिति नादौती द्वारा प्रस्तावित वार्ड परिसीमन को लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। मामला ग्राम पंचायत रौंसी का है, जिसे प्रस्तावित परिसीमन में वार्ड संख्या 11 और 12 में विभाजित करने का सुझाव दिया गया है। इस प्रस्ताव का ग्राम पंचायत रौंसी के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से कड़ा विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत रौंसी सामाजिक, भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से हमेशा से एक इकाई रही है। ऐसे में ग्राम के 2 अलग अलग वार्डों में बांटना न केवल जनभावनाओं के विरुद्ध है, बल्कि इससे ग्राम की एकता भी प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने इस संबंध में सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नादौती को लिखित आपत्ति भी सौंपी है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है, यदि ग्राम को 2 वार्डों में बांटा गया तो इससे जनप्रतिनिधित्व असंतुलित होगा और भविष्य में प्रशासनिक तथा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी।
ग्रामवासियों ने दो टूक शब्दों में ये भी कहा है कि रौंसी के टुकड़े किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि ग्रामीण ये भी कहते हैं कि यदि परिसीमन किसी प्रशासनिक आवश्यकता के कारण जरूरी है तो पूरी ग्राम पंचायत रौंसी को एक ही वार्ड में रखा जाए या फिर किसी समीपवर्ती ग्राम पंचायत जैसे कि कुमला, कुंजेला या अन्य में एक इकाई के रूप में सम्मिलित किया जाए। लेकिन ग्राम पंचायत को दो हिस्सों में बांटना उन्हें किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र के धुले शहर से एक बड़ी और तनावपूर्ण खबर सामने आ रही है। यहाँ के ऐतिहासिक गुरुद्वारे की गद्दी और उसके कब्जे को लेकर दो गुटों में बीती रात हिंसक झड़प हो गई। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि गुरुद्वारा परिसर में जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडों से हमला किया गया। इस घटना की मुख्य वजह पूर्व प्रमुख बाबा धीरज सिंह खालसा की हत्या से जुड़ी बताई जा रही है। सिख समुदाय का ये आरोप है कि बाबा धीरज सिंह की हत्या के पीछे बाबा रणवीर सिंह का हाथ है, जिन्होंने पिछले 2 दिनों से गुरुद्वारे पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इसी तनाव के बीच गुस्साए लोग जब गुरुद्वारे पहुंचे तो अंदर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पथराव शुरू हो गया। पुलिस के अनुसार स्थिति को बिगड़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में स्वच्छ शहर और समृद्ध शहर प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना के तहत छोटे दुकानदारों का लोन माफ किया। इस योजना के तहत ऐसे छोटे दुकानदारों का लोन माफ किया गया जो एनपीए हो चुका है। इस ऋण की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए तक है। इसके लिए आवेदनकर्ता का हिमाचल का अस्थायी निवासी होने के साथ 10 लाख रुपए तक की आय सीमा होना अनिवार्य है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह ने चंडीगढ़ के साथ लगते हिमाचल के क्षेत्र में नया शहर बसाने की भी बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हाउसिंग बोर्ड को 3400 बीघा जमीन ट्रांसफर कर चुकी है। आने वाले सालों में ये एक नया शहर बनकर तैयार होगा। संकल्प लिया है। 77 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं और हम एक नया शहर बद्दी के आगे जो जहाँ से चंडीगढ़ की बाउंड्री ख़त्म होती है और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शुरू होती है, वहाँ एक विश्व स्तरीय शहर बसाने की हमारी योजना है। उसके लिए हमने 3400 बीघा जगह जो है पिछली कैबिनेट ने हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम कर दी है और जो 3700 बीघा जगह है जो सरकार की है उसको भी हम अपने नाम पर करने जा रहे हैं और जो 10,000 बीघे का जंगल है वो जंगल ही रहेगा। उसके अलावा 3 पंचायतों की और जगह है, उसमें से कुछ पंचायतें लैंड पूलिंग के माध्यम से हमें जगह देने के लिए तैयार है। यानी कि जो उनसे जगह लेंगे उसकी जगह पर जो बनेगा उसका 30% या जो भी लैंड पूलिंग के हिसाब से होगा और कुछ जगह सरकार एक्वायर करने जा रही है ताकि एक अच्छा बड़ा शहर हिमाचल प्रदेश का बने। और इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य करना शुरू कर लिया है। और आप जानते हैं कि हम जब से हमारी सरकार आई है हमने हिम नाम को ज़्यादा प्रसारित किया है। हिम हीरा हो, हिम बस कार्ड हो, हिम केयर हो, सब चीज़ों का प्रसारण। हिम केयर तो पिछली भारतीय जनता पार्टी के समय था, पर लेकिन हमने हिम नाम सब में लगा दिया। हिम का मतलब हिमाचल है, तो हिम चंडीगढ़ के नाम से हम एक नया शहर बसाने की योजना को। इधर करौली में पंचायत समिति नादौती की प्रस्तावित वार्ड परिसीमन में ग्राम पंचायत रौंसी को वार्ड संख्या 11 और 12 में विभाजित किए जाने के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय करौली पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा है कि ग्राम पंचायत रौंसी सामाजिक, भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से हमेशा एक सशक्त और एकीकृत इकाई रही है। इसे 2 अलग अलग वार्डों में विभाजित करना ग्राम की एकता, आपसी सामंजस्य और संतुलित जनप्रतिनिधित्व के खिलाफ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि इस प्रकार का परिसीमन भविष्य में प्रशासनिक जटिलताओं और सामाजिक असंतोष को जन्म देगा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि रौंसी के टुकड़े किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। ग्रामीणों ने ये भी चेतावनी दी, यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NST 9 न्यूज। नमस्कार।